जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। इससे पहले हम लोगों ने शैक्षणिक पुस्तकालय के बारे में कर लिया था और उससे पहले हमने राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग जानेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय। अच्छा, इससे पहले कि मैं सार्वजनिक पुस्तकालय शुरू करूं, मुझे ये शायद अब्राहम लिंकन ने ही बोला था कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो राजनीति होती है, वह जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन होता है। मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन होता है। तो उसी प्रकार से ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, ये भी जनता के लिए और जनता के द्वारा ही कहलाती हैं। इसे जन पुस्तकालय भी कहते हैं। जन मतलब लोग, तो इसे ये भी कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। अब एक विचारक थे, उनका नाम था एल मलाक्विन। इनकी एक पुस्तक थी, बहुत ही शानदार पुस्तक है ये, चांस टू रीड। अब इन्होंने 5 सिद्धांत दिए कि सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में ही उन्होंने 5 सिद्धांत दिए कि क्या होना चाहिए सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सबसे पहला इन्होंने सिद्धांत दिया कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान का दायित्व सरकार पर है। मतलब सरकार ही बनाएगी। अब सरकार में सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार ही नहीं आते, बल्कि जो लोकल स्तर की सरकार होती है। अपने देश में 3 स्तरीय सरकार है, त्रिस्तरीय सरकार। एक तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा लोकल स्तर का सरकार, जिसमें ये म्यूनिसिपैलिटी और वो ग्राम पंचायतें, जिला पंचायत और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनका ये दायित्व होता है। दूसरा, इनको इन्हीं सरकारी प्राधिकरणों द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। अब ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, ये क्या अगर जनता के लिए और जनता द्वारा है तो क्या ये जनता ही पैसा लगाती है? नहीं, इसमें सरकार पैसा लगाता है। जैसे कि वो अभी मैंने बताया ग्रुप पे म्यूनिसिपल हरदयाल लाइब्रेरी, तो ये एक उदाहरण है म्यूनिसिपालिटी द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक पुस्तकालय की। तीसरा है सेवा निःशुल्क होना चाहिए। हाँ, इसकी सेवा भी निःशुल्क है और कुछ पैसे लेते हैं, 100-150 रुपये, फिर वो बाद में रिफ़ंड कर देते हैं। 100-150 रुपये एक सिक्योरिटी के तौर पे जमा करते हैं। तो सेवा निःशुल्क ही है। अब जनता की रुचि और आवश्यकता के अनुसार हो। अभी यहाँ हम लोग दिल्ली में रह रहे हो और यहाँ पे जितनी भी पुस्तकें हों वो अफ्रीका के सहारा की हों, तो हमारी ना तो आवश्यकता की है और ना ही हमारी रुचि की, तो कोई पढ़ेगा क्या? सहारा की पुस्तकें हम पढ़ कर क्या करेंगे? भारत की पुस्तकें या हमारी जो आवश्यकता है, अगर हम सहारा पे रिसर्च कर रहे हैं तो पढ़ेंगे। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी में रिसर्चर्स कम ही जाते हैं, आम लोगों के लिए ये होता है। तो जनता की रुचि और उनकी आवश्यकता के अनुसार बुक हो। तीसरा होता है पांचवा होता है या आर्थिक और बौद्धिक रूप में भी स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज सरकार ने पैसे दिए तो कल पैसे ही नहीं दिए। इनका वित्त पोषण हमेशा ही लगातार नियमित रूप से होना चाहिए। और ये जो बौद्धिक है, बौद्धिक स्वतंत्रता का मतलब कि समय समय पर इसमें पुस्तकें, मैगजीन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, वरना तो ये सिर्फ पुराना कबाड़ खानी बन जाएगा। अच्छा, एक और भी चीज़ है, जब हम लोग जान रहे हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होती है, तो अगर हम लोग ये ना जाने कि जनता कौन होते हैं तो फिर ये तो मुश्किल की बात हो जाएगी। तो जनता में कई लोग आते हैं। एक तो साधारण लोग आते हैं, साधारण लोग में स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चे, सारे लोग आ जाते हैं। थर्ड जेंडर भी आते हैं उसमें, साधारण लोग में, वो भी जनता के लोग होते हैं। अक्सर हम लोग स्त्री पुरुष की बात करते हैं, लेकिन 3 जेंडर की अब बात होने लगी। आर्टिकल 377 हटने के बाद उनके भी अधिकारों की बात की जा रही, तो वो लोग भी आते हैं इसमें। दूसरा, छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, शोधकर्ता हो गए, जो रिसर्चर्स हो गए, ट्रेडर्स, श्रमिक, गृहिणी, हाउस मेकर, होम मेकर। हाउस वाइफ का ना तो एक बहुत ही वाहियात टर्म मुझे लगता है, हाउस वाइफ। वो तो अपने हस्बैंड की वाइफ है, हाउस वाइफ कैसे? तो वो होम मेकर हैं, ठीक है। अगला, जो अवकाश प्राप्त मतलब रिटायर्ड पर्सन, ये साधारण लोग आते हैं। तो ये 5 लॉज आप हमेशा याद रखना और आप उसको लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगली चीज़ है इसके कार्य क्या होते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज़ की। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, ये 3 चीज़ें होती हैं।
अब शिक्षा किसे, सूचना किसे और मनोरंजन किसे, ये जान लेना भी जरूरी है। अब देखो यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा है, एक्सप्लेन तो आपको ही करना पड़ेगा। जो मैं ये बोल रहा हूँ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही सब पॉइंट्स आप चाहो तो एक पेन कॉपी ले लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी एक पॉइंट वाइज सब पॉइंट वाइज आप लिख लिया करो। और जब आप वीडियो देखो तो इसको पॉज करके पॉइंट सभी नोट्स बना लो, वरना ये एग्ज़ाम आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो तैयारी अभी से करो। तो ये जो शिक्षा की बात आती है, तो शिक्षा सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए कौन परेशान होता है? जिसकी जॉब नहीं लगी, जॉब लगने से पहले, यानी सारे विद्यार्थी जो शिक्षा को लेकर के काफ़ी उत्सुक होते हैं, या तो रिटायर्ड पर्सन। दूसरा, सूचना किसे चाहिए? सूचना आम जनता को चाहिए। अब सूचना का वो क्या करेंगे? जैसे कोई भी सरकार का बजट आता है, तो जब बजट को पब्लिश किया जाता है, आम जनता के पास आ जाती है, तो वो सूचना के रूप में आती है। अब जनता जब उसको सोचती है कि अच्छा हमने इतना रुपया दिया था और इन्होंने इतना खर्च कर दिया और इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये फिर वो जो प्रोसेस हो जाता है वही हो जाता है सूचना ज्ञान। तो सूचना आम जनता के लिए हो जाता है। मनोरंजन, अब देखो अक्सर क्या होता है कि जो वृद्ध लोग होते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, वो लोग उनके बच्चे काम पर चले जाते हैं या वो घर पे अकेले रहते हैं और वो कई बार आत्महत्याएं कर लेते हैं। आत्महत्याओं का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया वृद्ध लोगों का। तो आप लोग भी अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अकेला ना रहने दें। फिर तो सरकार ने सोचा इनके मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। तो कुछ बुज़ुर्ग लोग आते हैं 60 साल के ऊपर के लोग, और वहाँ पे वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, योग वगैरह करते हैं, एक्यूप्रेशर, तालिए, हंसी मजाक की बातें करते हैं, हास्य योग करते हैं, और उसमें कुछ जिम्मेदारी के भी कार्य करते हैं। कई तो लाइब्रेरीज मैंने देखे हैं, उसमें कई जिम्मेदार लोग हैं और सिर्फ बुजुर्गों द्वारा ही चलाई जा रही है, तो मनोरंजन भी होता है। ये सारी चीज़ें आप पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। अगला, ये सर्विसेज क्या देती है? अब आप मुझे बताओगे या कार्य और सर्विस में क्या अंतर होता है, वर्क एंड सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहला तो एक अनौपचारिक शिक्षा। देखो, औपचारिक शिक्षा वो होती है जहाँ पे एक निश्चित उसका पाठ्यक्रम होता है और उसका एक निश्चित समयावधि होता है, उसके पूर्ण होने पे एक परीक्षा होता है और फिर हमें एक सर्टिफिकेट, डिग्री मिलता है, उपाधि मिलता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में क्या, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया अपने घर पे, तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो गई, आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी न्यूज़पेपर पढ़ के तो जो आपने घर पे पढ़ा, तो ये अनौपचारिक शिक्षा होगा। अब अध्ययन की जगह सबसे बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों के लिए कि घर में टीवी चल रहा है, इतनी बड़ी समस्या है खास करके शहरों में। तो एक अध्ययन की जगह होनी चाहिए जहाँ पे एक शांत माहौल सा हो और लोग बैठ करके पढ़ सकें। तीसरा चीज़ है बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क सेवा। आप जब भारत का संविधान का आर्टिकल 15 और 16 पढ़ोगे तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि राज्य सरकार किसी नौकरी में या ऐसे भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है सार्वजनिक स्थलों पर। किस आधार पे? लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, या वो कहाँ पे रह रहा हो उसके आधार पे उसको निःशुल्क सेवा देना है। ये 3 सेवाएं ये देते हैं। अब अगला पॉइंट जो है हमारा, सार्वजनिक पुस्तकालय का ज्ञान समाज में क्या भूमिका है। अभी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसमें बताया गया कि ज्ञान समाज क्या होता है। अब ज्ञान समाज का इसमें प्रयोग हो गया, इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लेट बनाया कि ज्ञान समाज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर इसको मैं बनाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज्ञान समाज पता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय का ज्ञान समाज में क्या भूमिका होता है। अब देखो, जो ज्ञान होता है हमेशा सार्वजनिक होता है, किसी के और एक और भी चीज़ है कि ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। पैसे बांट दोगे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो ज्ञान है ना, वो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छी मेथड है। अगर आपको कुछ भी लर्न करना है, कुछ भी याद करना हमेशा के लिए, बस किसी को पढ़ा दो उस चीज़ को याद करने के लिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसीलिए कई विद्यार्थी ट्यूशन वगैरह भी करते हैं। तो ज्ञान हमेशा सार्वजनिक होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। अब इसकी भूमिका सबसे पहले शिक्षा में, अब शिक्षा में सबसे पहली भूमिका में क्या होता है, स्वाध्याय। विद्यार्थियों को तो यहाँ स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में तो पढ़ा दिया जाता है उनके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन जब उन्हें सेल्फ स्टडी की बात आती है, सेल्फ एजुकेशन की बात आती है, तो उन्हें किसी लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ सकता है। यह लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्वाध्याय के लिए। सूचना में
सभी के लिए सूचना की उपलब्धता या मानवाधिकारों की प्राप्ति में दायित्व निभाता है। अच्छा, एक और भी चीज़ है मानवाधिकार, इसके बारे में आप लोग बताना कि मानवाधिकार क्या होता है। तो मानवाधिकार जो होता है, जो मनुष्य, अच्छा मैं बता देता हूँ, आप लोग भी सर्च करना, जो मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं, जैसे शुद्ध हवा, पानी पीना, खाना, रहने की जगह, ये कई चीज़ें मानवाधिकार हैं। कोई आपको गाली नहीं दे सकता, कोई आपका अपमान नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको एक गलत उपाधि नहीं दे सकता है। ये सारी चीज़ें मानवाधिकार है। अगर आपको कोई गाली दे, परेशान करे, तो आप मानवाधिकार आयोग में जा सकते हो कि इनकी वजह से हमारा मानहानि हुआ। अब तो कोर्ट में मानहानि का भी केस दायर किया जाता है। तो आपको भी अलर्ट रहना, किसी को परेशान नहीं करना। तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन होगा अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो। तो सभी के लिए सूचना की उपलब्धता, अगर हम किसी को सूचना दे देते हैं तो ये भी मानवाधिकार का रक्षण है। उनका अधिकार है कि उन्हें सूचना मिलनी चाहिए। सांस्कृतिक समृद्धता, कल्चरल इनरिचमेंट, सभी के लिए सूचना व ज्ञान की उपलब्धता होनी चाहिए और यह साक्षरता के साथ ज्ञानवर्धन में सहायता करता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है? साक्षरता मतलब होता है कि 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, भारत की मैं बता रहा हूँ, जो किसी एक भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना जानता हो, सिर्फ एक भाषा को, तो साक्षर है। अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेता, अपना नाम लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो साक्षर हो गया। लेकिन शिक्षित, जो अपने जीवन में उन सारे विषयों को जो उसे पढ़ाया जाता है वो उतार ले, उसको बोलते हैं शिक्षित। तो मुझे साक्षर ज़्यादा मिलते हैं, शिक्षित बहुत कम मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, जब ढेर सारी पुस्तकें रहेंगी, सूचना ढेर सारी उपलब्ध रहेंगी, तो लोग पढ़ेंगे, तो उन्हें ज्ञान होगा। ओह, ऐसा था। अब गीता पढ़ने के बाद तो मुझे पता ही नहीं था कि ये आत्मा और आत्मा और शरीर क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण उसमें बोलते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो ना शोषयति मारुता। मतलब आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता, ना तो वायु सुखा सकती है, ना तो जल भिगो सकता है, ना तो अग्नि जला सकती है। तो अब मुझे ज्ञान हुआ जब मैंने पढ़ा, ये मेरे पाठ्यक्रम में तो कभी नहीं था। तो इसी प्रकार से जब हमारे पास सूचनाएं और पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी तो हमारी जो सांस्कृतिक समृद्धता है, अब लाइब्रेरी में मान लो पुस्तक रखी हुई है प्रेमचंद के बारे में, हमने उसको पढ़ा तो पता चला कि उस ज़माने में हमारी संस्कृति कैसी थी। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमने तमिलनाडु की पुस्तक पढ़ ली, तो पता चला कि तमिलनाडु के लोग ऐसे होते हैं, इस तरह से कपड़े पहनते हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो इससे हमारी सांस्कृतिक समृद्धता होती है और जागरूकता भी फैलती है। जागरूकता इस महीने में कि किसी भी टॉपिक पे आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। अब मुझे पता है कि योग क्या होता है, तो मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि मैं योग ना सिर्फ करता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ। तो मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि योग क्या होता है। तो इसको मैंने अपने जीवन में उतारा। यही होता है ज्ञान। सबसे जो निचले स्तर का होता है वो साक्षरता होता है, फिर उसके ऊपर का जो स्तर होता है वो शिक्षा होता है, और फिर सबसे ऊपर का होता है ज्ञान। अगला चीज़ है आर्थिक विकास। अब अगर हर देश का ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वो सिर्फ छोटे मोटे कार्य ना करें, वो एक बड़ा कार्य करें। हम नहीं सोचते कि हमारे देश में एमएनसीज़ हों, हमारे देश की एमएनसीज़ हों, जैसे टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ऐसी एमएनसीज़ हों। तो स्टार्टअप देखो, पेटीएम वगैरह, अभी ढेर सारे ऐप्स ये इन लोगों ने स्टार्ट किए। तो ये छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? और उसके बाद ये इन्हीं सारी चीज़ों से हुआ। जब छोटी छोटी सूचनाएं उनके पास आई, उनके पास छोटी सूचना आई कि प्रधानमंत्री ने शुरू किया मेक इन इंडिया का प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम। तब उनके मन में आया, हो क्यों ना हम ये शुरू करें। तब उन्होंने ये शुरू किया। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूचना ज़रूरी है। अब देखो, कृषि में सूचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि वो किसान टीवी शुरू कर दिया, या फ़ोन का भी सुविधा है, किसान उस पर फ़ोन कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें किसानों को कौन बताएगा कि आपके लिए ये सुविधा है। ऐसी लाइब्रेरीज, जब वहाँ किसानों के बच्चे जाएंगे या किसान खुद भी जाएंगे तो जानकारी उन्हें मिलेगी। दूसरा, विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब भारत में कोयला कितना होता है, भारत के किस जगह पे कोयला पाया जाता है, स्टील कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हमने जानकारी ले लिया तो फिर आगे हम कुछ भी बना सकते हैं।
अब मेडिसिन हो गया, मेडिसिन अभी कोरोना काल में बनाना हुआ, तो हमें पता चला कि हम ढेर सारी कच्चा माल चीन से आयात करते थे, तब हम बना पाते थे। तो जब हमारे पास सूचना रहेगी कहाँ से क्या हमें मिलेगा, तभी तो हम बना पाएंगे भाई। अगला चीज़ पर्यटन। अब भारत तो पर्यटन नगरी है, यहाँ पे तो लोग योग सीखने, मेडिटेशन सीखने, यहाँ पे ताजमहल को देखने, या भारत तो घूमने का ही क्षेत्र है। हर क्षेत्र, हर जगह भारत में घूमने का है, पर्यटन क्षेत्र है। तो ये कैसे पता चलेगा? अब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि तमिलनाडु में एक मंदिर है जहाँ पे हमें जाना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि वे वहाँ पे अंडमान निकोबार में हम जा कर के वो शैवाल, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, वो समुद्र के नीचे जा कर के हम उसको देख सकते हैं। आप बताना उसको क्या बोलते हैं? मैं कोरल रीफ आप देख सकते हो वहाँ पे समुद्र के नीचे जा कर के, अंडमान निकोबार में। कैसे पता चलेगा? यही सारी चीज़ें बताएंगे। तभी तो वैष्णो देवी लोग जाते हैं, उन्हें पता चल गया ना पर्यटन से। कुंभ लगता है, ये सब चीज़ों की जानकारी। अगला तकनीक की जानकारी। ये उदाहरण आप जरूर देना पर्यटन में, मंदिर वाला, कुंभ वाला, ये छोटे छोटे उदाहरण। तो इसको विस्तृत कर देना, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट होता है 1000। अब इसमें मैंने 2 लाइन में लिख दिया, लेकिन उसमें आपको 10-15 लाइन में लिखना होगा, तो आपको ध्यान से सुनना है इस चीज़ों को। अगला तकनीकी विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी, अभी ऐप के माध्यम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब मुझे पता ही नहीं होता ये ऐप कैसे चलाते हैं, तो फिर कैसे मैं कर पाता? या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम तभी जान पाएंगे जब तकनीकी सूचना हमारे पास रहेगी। अब देखो उसमें हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा उसके लिए प्रचार प्रसार किया। हम लोग जब एनसीसी में थे तो हम भी जाते थे, लोगों को सिखाते थे ये सारी चीज़ें, पब्लिक को। तो ये अवेयरनेस कैंपेन का भी काम करता है तकनीकों के बारे में। हम उनको बताते थे किस तरह से आपको भीम ऐप यूज़ करना है, आपको स्कैन कैसे करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये भी सेवा उन्हें प्रदान करनी चाहिए। अब जन पुस्तकालय में आर्थिक विकास के सूचना व आंकड़े होने चाहिए। भारत में 2020 में कितने ज़्यादा हमने आयात किया, कितना हमने निर्यात किया, कितना हमने अन्य देशों से उधार लिया, कितना हमने कृषि पे खर्च किया, कितना हमने उद्योगों पर खर्च किया, ये सारे आंकड़े होने चाहिए। इंडिया ईयर बुक आती है ना, उसको भी आप लोग देख सकते हो, मज़ेदार बुक है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़ना ज़रूर। इंडिया ईयर बुक, उसका हिंदी वर्जन भी है। तो ये आंकड़े होने चाहिए, तो ऐसे बुक्स होने चाहिए, इंडिया ईयर बुक जैसे बुक। अभी बजट है, बजट का बुक होना चाहिए। तो ये हो गया। अभी देखो एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, आपको पता चलेगा। तो ये क्या है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या किया, आप पढ़ोगे फिर बताना मुझे क्या चीज़ है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या बोला कि ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, इसमें इसका जो विकास है, इसको हम प्राथमिकता देंगे। अब जब तक हम इसको प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक आम जनता पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। और ये क्या चाहते हैं कि जो भारतीय जनता है वो ज्ञान समाज में स्थानांतरित हो। अब ज्ञान समाज में कैसे स्थानांतरित होगा, आप वीडियो देख लेना ज्ञान समाज वाला। और दूसरा चीज़ ये बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलनी चाहिए, मतलब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में बदलनी चाहिए। तो ये नेशनल नॉलेज कमीशन के कुछ ये भी थे। अब ये सारी चीज़ें ऐड कर दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला हम डिस्कस करेंगे विशेष पुस्तकालय। अभी मुझे इस पे नोट्स बनाने हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग खुश रहो। धन्यवाद।